हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नीट पॉट। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ओपेरन हेल्डेन थ्योरी के बारे में, और उसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है नीट में वो भी हमने बताया था आपको। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट जो लाइफ है या फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कैसे हुआ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हमने आपको बताया था कि ओपेरन हेल्डेन थ्योरी में दो चीजें पढ़नी है, एक केमिकल इवोल्यूशन और एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमें चार चीजें पढ़नी है। एक तो ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स क्या होते हैं, फिर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज प्रोकैरियोट्स, और फिर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसको हम लोग समराइज फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ है। सो मैं बीच में यहाँ पे वापस से लिखता हूं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, सो चलिए, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम चार कंपोनेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, लेट्स से कि यहां से हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। ये टर्म आपको नया लग रहा होगा, लेकिन घबराए नहीं, बिल्कुल आपको सारे मतलब समझ में आएंगे। सो ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्रिमिटिव ओशियंस थे उसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो बने, तो उस समय में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने, फिर वापस से ये एक साथ होने के बाद एक कोलॉइड और लार्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। उसी को ही हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, या बिल्कुल आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रोटोबायोन्ट्स आर द प्रिकर्सर ऑफ सेल। सो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसको लिख देता हूं मैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वर formed in primitive ocean। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं later they came together and form large colloidal structure called प्रोटोबायोन्ट्स। क्लियर है? यानी उस समय जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने बड़े बड़े, वापस से वो एक साथ हुए और उसके बाद एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसे हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि जो ये प्रोटोबायोन्ट्स थे, ये बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लस्टर्स ऑफ लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीसैकेराइड्स थे। सो क्लस्टर्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि प्रोटीन, क्लस्टर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, क्लस्टर्स ऑफ लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये ऐसा माना जाता था कि ये क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब क्या हुआ कि जो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था जिसकी वजह से प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ प्रिमिटिव ओशन में,
लेकिन इसको ना आर्टिफिशियली भी करके देखा और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की दो साइंटिस्ट, अगेन ओपेरन और सिडनी फॉक्स ने, और उन दोनों ने इन आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट्स बनाकर दिखाया। एक्चुअली क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिफिशियल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट्स। देखिए आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट्स जैसे अभी हमने कहा, इसमें दो चीजें हैं, या यूं कह लें कि दो आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट्स हमें मिला। एक को बोलते हैं कोइसरवेट और दूसरा है माइक्रोस्फेयर। देखिए कोइसरवेट को बनाने वाले या प्रिपेयर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ये प्रिपेयर किया बाई ओपेरन ने, और इसको प्रिपेयर किया बाई सिडनी फॉक्स ने। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए, और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। कोइसरवेट ने क्या किया कि इसमें प्रोटीन को लिया और कार्बोहाइड्रेट को लिया, या यूं कहने के प्रोटीन लिया और शुगर लिया, और उन दोनों को मिक्स किया अंडर द वाटर। जब वाटर को मिक्स किया तो क्या हुए कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स और शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्सअप होने के बाद एक ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट्स से कि ये वाटर है और ये वाटर है, और यहीं पे प्रोटीन, और रेड में जो मैं दिखा रहा हूं दीज आर दी शुगर्स। ऐसे इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे प्रोटीन और जो शुगर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा मिला ओपेरन। इसी को इसने क्या कहा, कोइसरवेट। लेकिन खास बात क्या थी जानते हैं, इसमें लिपिड का कोट नहीं अवेलेबल था। सो नो लिपिड कोट, लिपिड का कोट अवेलेबल नहीं था, या यूं कह लें कि लिपिड के कोट इसमें नहीं बना। इसके अलावा खास बात यह है कि जो भी प्रोटोबायंट्स होते हैं दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें अपनी कॉपी बनाने की क्षमता नहीं थी। सो मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। देखिए ये आपको नीट में कभी कभी पूछा जाता है कि आर द प्रोटोबायंट्स एबल टू रिप्रोड्यूस, या क्या वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल, ये अपनी कॉपी नहीं बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे सिडनी फॉक्स ने जो माइक्रोस्फीयर्स का फॉर्मेशन किया, उनके लिए उन्होंने प्रोटीन लिया, यानी प्रोटीन को अगेन वैसे ही पानी में शेक किया, और शेक करने के बाद माइक्रोस्फीयर्स यानी बिल्कुल कंडेंस हो गए। मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन लिया, तो मैं ये ग्रीन कलर से दिखाता हूं यहाँ पे। अगेन वो पानी में इसको मिक्स किया, तो इस तरह से प्रोटीन का उसको कंडेंस फॉर्म में, या यूं कह लें कि ऐसे मिला, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। प्रोटीन को पानी के साथ मिक्स किया तो उनको कुछ इस टाइप से प्रोटीन मिले। लेकिन इन्होंने इसके साथ क्या किया कि लिपिड जो है इसके चारों ओर गिरा दिया, या लिपिड को इसके चारों ओर रखा। तो इसने देखा कि इसके चारों ओर लिपिड बाई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, या लिपिड का कोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रोटीन के साथ साथ इसमें लिपिड कोट पाया जाता है प्रेजेंट। ठीक है, तो दो चीजें हुई। एक तो यह है कि आर्टिफिशियली प्रोटोबायंट्स का फॉर्मेशन जो किया वो ओपेरन एंड सिडनी फॉक्स ने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटोबायंट्स मिले दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, और
जो कोएसर वेट था, कोएसर वेट जो बना, उसमें लिपिड की लेयर नहीं बन रही है। देखिए सेल क्या है, एक्चुअली ये सारी बातें हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पहली लाइफ या पहले सेल का फॉर्मेशन हो सके। ये सारी जो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर है जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है और उसके अंदर में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, यानी सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ सेवरल ऑर्गेनेल्स। तो इस तरह से जैसे कि हमारे पास मौजूद है प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड्स है, न्यूक्लियस है, तो ये सेल के भीतर भी ये सारी चीजें पाई जाती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये सारी चीजें हम दे देते हैं और फिर लिपिड बाइलेयर के बारे, लिपिड की लेयर बन जाती है, तो वाकई में सेल बन सकता है या नहीं। ये नेचुरली तो इन्होंने देखा कि प्रिमिटिव ओशियन में इस तरह से था, यानी सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जा रहे थे, तो किसी तरह से इसके चारों ओर भी जो है लिपिड मेम्ब्रेन बनी होगी। बहुत सारा इवोल्यूशन, बहुत सारे टाइम के बाद जो है लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी होगी ताकि इस सेल को और फिर इस तरह से सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो वही कंडीशन ओपेरन और सिडनी फॉक्स ने करके देखा। तो ओपेरन को मिला कि ये जो कोएसर वेट है, इन्होंने लिपिड बाइलेयर या यूं कह लें कि लिपिड की मेम्ब्रेन को या फॉर्मेशन नहीं करवाया, और जबकि इसने कराया तो देखे कि ये प्रोटीन्स के चारों ओर लिपिड की मेम्ब्रेन अपने आप बन जाती है। तो इस तरह से उन्होंने ये हाइपोथेसिस देने की कोशिश की कि सेल की फॉर्मेशन या सेल का जो प्रीकर्सर है, प्रोटोबायंट्स आर नॉट द सेल बट दे कैन बी कॉल्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ सेल। तो ये थे प्रोटोबायंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स या इसको यूबायंट भी कहते हैं। सो origin of protocells, origin of protocell। सो अब हम लोग समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स क्या होता है। प्रोटो मतलब अर्लियर, ये इसको आप बोल सकते हैं अर्लियर, और सेल का मतलब सेल, यानी जो अर्लियर सेल्स हैं उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ पे एक बात तो तय हो गई कि न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जनरली क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड डेवलप द डुप्लीकेशन कैपेसिटी ड्यू टू म्यूटेशन, यानी कई सालों के बाद न्यूक्लिक एसिड्स में कुछ चेंजेस हुए ड्यू टू द म्यूटेशन। और आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है, इनहेरिटेबल, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। सो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड्स में एक डेवलप हुई क्षमता डुप्लीकेशन करने की। सो मैं यहां पे लिखता हूं, न्यूक्लिक एसिड्स डेवलप्ड डुप्लीकेशन एबिलिटी ड्यू टू म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सालों बाद उसमें म्यूटेशन हुआ होगा और फिर म्यूटेशन के बाद उसमें डुप्लीकेशन की कैपेसिटी आ गई। अब क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड डुप्लीकेशन कर सकता है, तो इन्होंने दोबारा क्या किया कि न्यूक्लिक एसिड्स और जो प्रोटीन है वो आपस में कंबाइन किया टू फॉर्म द न्यूक्लियोप्रोटीन। सो मैं यहां पे लिखता हूं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ये कंबाइन किया टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन को आप बेहतरीन से समझिए, क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियोप्रोटीन को कहा जाता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, यानी ये लाइफ नहीं है लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन को कहा जाता है। अब क्या हुआ कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स बहुत सारे बने, यानी क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन बना। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय, ध्यान दीजिएगा, सराउंडेड बाय लिपिड कोट। बहुत सारे क्लस्टर्स या बहुत सारा न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना जिसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, और क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन
सराउंडेड बाय लिपिड कोट, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिपिड कोट, एंड इसी को बोला जाता है कॉल्ड प्रोटोसेल्स। इसी को प्रोटोसेल्स को बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या कहा जाता है, यानी प्रोटोसेल्स को। तो यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जो प्रीकर्सर ऑफ सेल्स बने वो प्रोटोबायोन्ट्स थे। बेसिकली प्रोटोबायोन्ट्स आर नॉट द सेल बट दे आर द प्रीकर्सर ऑफ द प्रोटोबायोन्ट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था, और उसके बाद प्रोटोसेल्स को कहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या था, तो आपको प्रोटोसेल्स याद रखने हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स याद रखने हैं, और फिर प्रोटोबायोन्ट्स याद रखने। तो ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स, अब आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी यहां तक बात पहुंच गई है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या हो सकती है। अब क्या है, यहीं से इसके बाद का जो स्टेज है ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स या ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो वो प्रोकैरियोट्स के रूप में अब हम लोग बात करते हैं उसको। सो यहां पे थर्ड में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, और वो होगा प्रोकैरियोट्स। देखिए पहली बार में जो बना होगा जाहिर है वो प्रोकैरियोट्स बना होगा, यूनिसेलुलर होगा, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा। डायरेक्टली यूनिसेलुलर तो बना नहीं होगा, सॉरी यूकैरियोट तो बना नहीं होगा, मल्टीसेलुलर तो बना नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है प्रोकैरियोट्स के रूप में, उसमें भी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल होगा, और सिंगल सेल आपको पता है कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। सो यहां पे ओरिजिन ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे प्रोटोबायोन्ट्स प्रोटोसेल्स बन गया एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन द प्रोटोसेल्स, दे इवॉल्व इनटू द प्रोकैरियोट्स। सो एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन प्रोटोसेल्स they evolve into प्रोकैरियोट्स। ये जो है प्रोकैरियोट्स में इवॉल्व हो गए। इसका मतलब यह हुआ पहला म्यूटेशन हुआ न्यूक्लिक एसिड्स में जो कि डुप्लीकेशन के लिए हुआ, फिर डुप्लीकेशन कैपेसिटी आ गई तो न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, उससे प्रोटोसेल्स बने। फिर प्रोटोसेल्स में कई सालों बाद म्यूटेशन के बाद ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे ये माना जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स बने वो एक्चुअली बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया में भी जो था सिंगल सेल था बैक्टीरिया जो है, और उसमें नेकेड डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल था नेकेड डीएनए के रूप में मिला। सो ये था फर्स्ट सेल ऑफ या फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ या प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन। अब ये हो गया, याद रखिए प्रोटोबायोन्ट्स से लेके अब तक हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें प्रोकैरियोट्स बना है। अब इसके बाद हम लोगों के पास बनेगा प्रोकैरियो या यूं कह लें कि ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो आइए उसको भी देखते हैं। सो लास्ट इज, मैं इस लाइन को यहां पे मिटा देता हूं। सो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट, फर्स्ट भी लिख सकते हैं फर्स्ट यूकैरियोट। सो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोट, इसमें क्या होगा, जो फ्री यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो उत्पत्ति हुई वो लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, द फर्स्ट फ्री लिविंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म developed or originated 1.5 billion years ago in the primitive ocean. So let's write it. First free living eukaryotic
या यूँ कह लें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट originated 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत सारी बातें जो अब तक हमने आपके पास डिस्कस की, उनमें से याद रखने वाली ये भी है कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो ये था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है, प्रोटोसेल्स क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ एज ए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इन सारी चीजों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा और हो सके तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप शेयर करना ना भूलें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, पैसे नहीं लग रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और मुझे एक मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।